नमस्ते। और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। बिहार एक ऐसा राज्य जो अपनी पुरानी छवि को तोड़कर बहुत तेजी से आगे बढ़ना चाहता है। और आंकड़े भी यही बताते हैं। भारत के सबसे तेजी से बढ़ने वाले राज्यों में से एक। बिल्कुल, ये एक महत्वाकांक्षी सफर है और किसी भी सफर के लिए सबसे जरूरी चीज होती है, कह सकते हैं, ईंधन। आज हम बिहार की इसी महत्वाकांक्षा के ईंधन यानी वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट की पड़ताल करने वाले हैं। हमारे पास आधिकारिक बजट दस्तावेज हैं, वित्त मंत्री का भाषण है और हमारी कोशिश ये समझना कि इस गाड़ी में ईंधन कितना है, इंजन कितना मजबूत है और क्या ये हमें मंजिल तक पहुंचा पाएगा। बिल्कुल। हमारा लक्ष्य इन बड़े बड़े थोड़े उलझे हुए आंकड़ों को खोलकर उनके पीछे की कहानी को समझना है। सही। हम ये देखेंगे कि सरकार की तिजोरी में पैसा कहाँ से आ रहा है, वो पैसा जा कहाँ रहा है, और सबसे जरूरी बात कि 7 निश्चय 3 नाम के विजन के तहत बिहार अपने लिए कैसा भविष्य देख रहा है। इसे आप राज्य की आर्थिक सेहत का एक डिटेल्ड हेल्थ चेकअप समझ सकते हैं। चलिए तो फिर ये हेल्थ चेकअप शुरू करते हैं। सबसे पहले वो सबसे बड़ा आंकड़ा जो हेडलाइन बनता है, बजट का कुल आकार। जी। इस साल के लिए ये रकम है 3,47,589 करोड़ रुपए। पिछले साल से ये करीब 30,000 करोड़ रुपए ज्यादा है। हाँ। अब सुनने में तो ये बहुत बड़ी बढ़ोतरी लगती है, लेकिन सवाल यह है कि क्या ये वाकई बड़ी है? मतलब क्या ये सिर्फ महंगाई की भरपाई है या इसमें असली ग्रोथ भी है? ये एक बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि यहीं से हम आंकड़ों के पार देखना शुरू करते हैं। देखिए, 30,000 करोड़ की बढ़ोतरी निश्चित रूप से एक मजबूत संकेत है। ये मौजूदा महंगाई दर से कहीं ज्यादा है, जिसका मतलब है कि सरकार के पास पिछले साल के मुकाबले खर्च करने के लिए असल में ज्यादा पैसा है। ये दिखाता है कि राज्य की आर्थिक गतिविधियां बढ़ रही हैं। ओके। लेकिन असली कहानी तो इस पैसे के आने और जाने के रास्ते में छिपी है। ठीक है, तो पहले आमदनी की बात करते हैं। ये लगभग 3.5 लाख करोड़ रुपए आ कहां से रहे हैं? अच्छा, इसे समझने के लिए सरकार की आमदनी को 2 बड़ी बाल्टियों में सोचिए। ठीक है। पहली और सबसे बड़ी बाल्टी है केंद्र सरकार से आने वाले पैसे की। इस बजट में लगभग 2,10,000 करोड़ रुपए केंद्र से टैक्स में हिस्से और अलग अलग योजनाओं के लिए अनुदान के तौर पर आ रहे हैं। 2,10,000 करोड़? जी, ये कुल आमदनी का 60% से भी ज्यादा है। मतलब बिहार की आर्थिक गाड़ी का 60% से ज्यादा ईंधन दिल्ली से आता है। दिल्ली से आता है। बिल्कुल। तो फिर राज्य खुद कितना कमा रहा है? वही दूसरी बाल्टी है। राज्य अपने स्रोतों से, जैसे कि जीएसटी, पेट्रोल पर टैक्स, जमीन की रजिस्ट्री, इन सब से करीब 75,202 करोड़ रुपए जुटा रहा है। तो एक तरफ केंद्र पर भारी निर्भरता है, तो दूसरी तरफ राज्य की अपनी कमाई बढ़ाने की चुनौती भी लगातार बनी हुई है। ठीक है, तो पैसा कहाँ से आ रहा है ये तो समझ आ गया, लेकिन असली कहानी तो खर्च में छिपी होती है ना? बिल्कुल। चलिए इस पैसे के सफर पे चलते हैं और देखते हैं कि ये कहाँ कहाँ पहुंच रहा है। खर्च की कहानी इस बजट का सबसे दिलचस्प और शायद सबसे जरूरी हिस्सा है। इसे ऐसे समझिए, सरकार की हर 100 रुपये की कमाई में से करीब 65 रुपए तो पहले से ही बुक है। पहले से ही बुक? मतलब ये वो खर्च हैं जिन्हें स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय कहते हैं। इसमें सरकारी कर्मचारियों की तनख्वाह, रिटायर्ड लोगों की पेंशन और पुराने कर्जों पर ब्याज का भुगतान शामिल है। अच्छा। ये करीब 2,25,000 करोड़ रुपए का आंकड़ा है, जिसे सरकार चाहकर भी कम नहीं कर सकती। 1 मिनट, 65%? मतलब हर 100 रुपए में से सिर्फ 35 रुपए ही नई चीजों के लिए बचते हैं? जी, सिर्फ 35 रुपए। नई सड़कें, नए स्कूल, नई योजनाएं, इन सब के लिए सिर्फ 35 रुपए? ये तो बहुत कम लगता है। क्या इतने से पैसे में वो बड़े बड़े लक्ष्य हासिल हो सकते हैं जिनकी बात हम सुनते हैं? आपकी चिंता बिल्कुल जायज है, और यहीं इस बजट की असली पहेली और चुनौती छिपी है। विकास के नए सपनों को पूरा करने के लिए सिर्फ 35% यानी करीब 1,22,155 करोड़ रुपए ही उपलब्ध है। इसे स्कीम व्यय कहा जाता है। अच्छा। इन दोनों खर्चों के बीच का संतुलन ही बताता है कि सरकार के हाथ कितने खुले हैं और कितने बंधे हुए हैं। ये तो वाकई एक मुश्किल संतुलन है। ऐसे में ये जानना और भी जरूरी हो जाता है कि क्या सरकार अपनी चादर से ज्यादा पैर तो नहीं पसार रही? मतलब आर्थिक अनुशासन का क्या हाल है? इस सवाल का जवाब देने के लिए 2 जादुई नंबर हैं। अच्छा। पहला है राजकोषीय घाटा यानी फिस्कल डेफिसिट। ये सरकार की कुल आमदनी और कुल खर्च के बीच का वो अंतर है जिसे पाटने के लिए कर्ज लेना पड़ता है। इस बजट में ये घाटा 39,111 करोड़ रुपए है,
जो राज्य की कुल अर्थव्यवस्था यानी जीएसडीपी का 2.99% है। 2.99%? ये तो 3% की सीमा के ठीक अंदर है। बिल्कुल, और ये एक बहुत अच्छा संकेत है। इसका मतलब है कि सरकार कर्ज के मामले में अनुशासन बरत रही है। ठीक है, ये तो राहत की बात है। और दूसरा जादुई नंबर? दूसरा नंबर और भी दिलचस्प है। इसे कहते हैं राजस्व अधिशेष या रेवेन्यू सरप्लस, जो 1143 करोड़ रुपए है। रेवेन्यू सरप्लस मतलब? इसका मतलब समझना बहुत आसान है। ये आपके घर के बजट जैसा है। अगर आपके महीने की सैलरी आपके सभी जरूरी खर्चों, किराया, बिजली, राशन को पूरा करने के बाद भी बच जाती है, तो आप मुनाफे में हैं। ओके। बिहार के साथ भी यही हो रहा है। राज्य की रोजमर्रा की आमदनी उसके रोजमर्रा के खर्चों से ज्यादा है। ये एक बहुत अच्छी आर्थिक आदत का संकेत है, क्योंकि इस बचत का इस्तेमाल नई संपत्ति जैसे सड़क या स्कूल बनाने में किया जा सकता है। तो कुल मिलाकर बड़े आंकड़े एक ऐसी तस्वीर दिखा रहे हैं जहां हाथ तो तंग है, लेकिन घर का बजट बहुत अनुशासन से चलाया जा रहा है। सही कहा आपने। अब आते हैं उस 35% पर जो विकास के लिए उपलब्ध है। सरकार इस पैसे से करना क्या चाहती है? बजट भाषण में 7 निश्चय 3 का जिक्र बार बार आया है। ये क्या बला है? 7 निश्चय 3 दरअसल 2025 से 2030 तक के लिए बिहार सरकार का विजन डॉक्यूमेंट है। ये कोई एक योजना नहीं, बल्कि एक पूरा लक्ष्य है। एक विजन? जी, और ये बजट उसी लक्ष्य तक पहुंचने का एक वित्तीय रोड मैप है। इसके 3 सबसे बड़े और महत्वाकांक्षी लक्ष्य हैं। पहला, राज्य की प्रति व्यक्ति आय को दुगना करना। 2 गुना? दूसरा, 1 करोड़ नए रोजगार के अवसर पैदा करना। और तीसरा, महिला सशक्तिकरण को और मजबूत करना। बजट में जो भी आवंटन किए गए हैं वे इन्हीं 3 बड़े लक्ष्यों को साधने की कोशिश करते हैं। 1 करोड़ नौकरियां और 2 गुनी आमदनी, ये लक्ष्य तो बहुत बड़े हैं। तो देखते हैं कि इन लक्ष्यों को हासिल करने के लिए पैसा जा कहां रहा है। सबसे ज्यादा बजट किस विभाग की झोली में गया है? हमेशा की तरह सबसे ज्यादा भरोसा और पैसा शिक्षा पर लगाया गया है। शिक्षा पर? जी, शिक्षा विभाग को कुल 68,216 करोड़ रुपए से ज्यादा का आवंटन मिला है। ये दिखाता है कि मानव संसाधन का विकास सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। 68,000 करोड़, ये एक बहुत बड़ा नंबर है। लेकिन एक आम छात्र या अभिभावक के लिए इसका क्या मतलब है? ये पैसा जमीन पर कैसे दिखेगा? देखिए, इसका मतलब है कि छात्रों को स्कूल में मुफ्त किताबें मिलेंगी, लड़कियों को साइकिल और पोशाक के लिए पैसा मिलता रहेगा, और जो अलग अलग छात्रवृत्ति योजनाएं हैं वो चलती रहेंगी। साथ ही शिक्षकों के मानदेय में जो वृद्धि हुई है उसका भुगतान भी इसी बजट से होगा। ये पैसा सीधे क्लासरूम तक पहुंचने और उसे बेहतर बनाने के लिए है। शिक्षा के बाद किसका नंबर आता है? जाहिर है बिहार की बड़ी आबादी गांव में रहती है। तो बिल्कुल, इसीलिए योजनाओं पर होने वाले खर्च के मामले में दूसरा सबसे बड़ा हिस्सा ग्रामीण विकास विभाग को मिला है, लगभग 22,392 करोड़ रुपए। ओके। इसके तहत मनरेगा जैसी योजनाएं हैं जो सीधे तौर पर रोजगार देती हैं। लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान है जो गांवों में सफाई और स्वच्छता पर केंद्रित है, और ग्रामीण हाटों को विकसित करने की योजना है। ग्रामीण हाट मतलब किसानों के लिए बाजार? जी, ताकि उन्हें अपने उत्पाद बेचने के लिए बेहतर जगह मिल सके। ये सीधे गांव की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने वाला निवेश है। और स्वास्थ्य? कोरोना के बाद से स्वास्थ्य बजट पर तो सबकी नजर रहती है। स्वास्थ्य विभाग तीसरे नंबर पर है, जिसे करीब 21,270 करोड़ रुपए मिले हैं। इसका एक बहुत बड़ा और महत्वाकांक्षी लक्ष्य है। वो क्या? राज्य के सभी जिला अस्पतालों को सुपर स्पेशलिटी स्तर तक अपग्रेड करना। मतलब छोटी छोटी गंभीर बीमारियों के लिए भी लोगों को पटना या राज्य के बाहर न जाना पड़े। ये तो बहुत जरूरी है। अब आते हैं कृषि पर। बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है, लेकिन किसानों की समस्याएं हमेशा चर्चा में रहती हैं। उनके लिए इस बजट में क्या खास है? कृषि के लिए सरकार चौथे कृषि रोडमैप की रणनीति पर चल रही है। बजट में कुछ चीजों पर विशेष जोर है, जैसे मखाना। हाँ, मखाना तो बिहार की पहचान है। बिल्कुल, देश का 85% उत्पादन अकेले बिहार में होता है। इसे बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने राज्य में राष्ट्रीय मखाना बोर्ड की स्थापना को मंजूरी दी है, जो एक बड़ी बात है। अच्छा। इसके अलावा मशरूम उत्पादन में भी बिहार देश में सबसे आगे है। लेकिन जो सबसे बड़ी घोषणा है वो है जननायक कर्पूरी ठाकुर किसान सम्मान निधि। ये क्या योजना है? इसके तहत किसानों को केंद्र की पीएम किसान योजना के 6,000 रुपए के अलावा राज्य सरकार अपनी तरफ से सालाना 3,000 रुपए अतिरिक्त देगी।
अब आते हैं उस 1 करोड़ नौकरी वाले सवाल पर। ये लक्ष्य खेती या मनरेगा से तो पूरा नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। इसके लिए तो उद्योग और बड़ा निवेश चाहिए। उस मोर्चे पे क्या हो रहा है? आपने एकदम सही नस पकड़ी है और सरकार भी इस बात को समझती है। इसीलिए बजट में 50 लाख करोड़ रुपए का निजी निवेश आकर्षित करने का एक बहुत बड़ा लक्ष्य रखा गया है। 50 लाख करोड़? जी, इसके लिए मुख्यमंत्री उद्यमी योजना जैसी स्कीमें हैं जो युवाओं को अपना कारोबार शुरू करने में मदद देती हैं, और एक स्टार्टअप नीति भी है। लेकिन ये लक्ष्य सिर्फ सरकारी कोशिश से हासिल नहीं होगा। इसके लिए जमीन पर एक बहुत मजबूत माहौल बनाना होगा, और उसी माहौल का एक हिस्सा है बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसके लिए 5 नए एक्सप्रेसवे बनाने की योजना का जिक्र बजट में है। ये तो हुई बड़ी-बड़ी योजनाएं और आवंटन, लेकिन बजट दस्तावेजों को पढ़ते हुए मुझे कुछ बहुत ही अनोखी और भविष्य की ओर देखने वाली पहल भी नजर आई। हाँ, जो शायद बड़ी बहसों में खो जाती हैं। मुझे लगता है असली नवाचार वहीं छिपा होता है। हाँ, और इन छोटी-छोटी पहलों से ही जमीनी बदलाव की आहट सुनाई देती है। ये बताती है कि सरकार सिर्फ पारंपरिक तरीकों से नहीं सोच रही। जैसे उदाहरण के लिए स्मार्ट प्रीपेड मीटर को ही लीजिए। बिहार में अब तक 83 लाख से ज्यादा स्मार्ट प्रीपेड मीटर लग चुके हैं। 83 लाख? जी, जो देश के किसी भी राज्य में सबसे ज्यादा हैं। एक मिनट, स्मार्ट प्रीपेड मीटर, ये वही पहले रिचार्ज करो फिर बिजली इस्तेमाल करो वाला सिस्टम है ना? जी, वही। और इससे जुड़ा एक और चौंकाने वाला तथ्य मैंने पढ़ा कि बिहार की बिजली वितरण कंपनियां अब मुनाफा कमा रही हैं। ये तो सुनने में ही अजीब लगता है। अजीब लगता है पर सच है। आमतौर पर तो हम इनके हजारों करोड़ के घाटे की खबरें सुनते हैं। ये बदलाव हुआ कैसे? ये तो किसी चमत्कार से कम नहीं है। ये चमत्कार नहीं, बल्कि टेक्नोलॉजी और नीति का कमाल है। स्मार्ट मीटर लगने से बिजली की चोरी रुकी, लोग समय पर बिल भरने लगे और कंपनियों का घाटा कम होता गया। अच्छा। और अब स्थिति ये है कि 2024-25 में इन कंपनियों का मुनाफा 2000 करोड़ रुपए से ज्यादा हो गया। ये पूरे देश के लिए एक केस स्टडी है। ये वाकई कमाल है। एक और चीज ने मेरा ध्यान खींचा, गिग वर्कर्स के लिए कानून। हाँ, ये बहुत जरूरी है। इसका क्या मतलब है? अगर मैं पटना में स्विगी या जोमैटो के लिए डिलीवरी करता हूं, तो मेरे लिए इस कानून से क्या बदलेगा? ये एक बहुत ही प्रगतिशील कदम है। अब तक ये जो डिलीवरी पार्टनर्स या कैब ड्राइवर्स हैं, ये किसी भी लेबर कानून के दायरे में नहीं आते थे। उन्हें कोई सामाजिक सुरक्षा नहीं मिलती थी। ये नया कानून इन प्लेटफॉर्म आधारित गिग वर्कर्स को एक कानूनी पहचान और सामाजिक सुरक्षा का अधिकार देता है। मतलब अब उनके लिए भी प्रोविडेंट फंड, स्वास्थ्य बीमा जैसी सुविधाओं का रास्ता खुल गया है। ये देश में अपनी तरह की पहली कुछ पहलों में से एक है। और एक और चीज जो सुनने में थोड़ी अजीब लगी, AI एंकर सुचिता। हाँ। एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंकर सरकारी योजनाओं की जानकारी दे रही है। क्या ये सिर्फ एक दिखावा है, एक फैंसी खिलौना, या इसके पीछे कोई असली रणनीति है? देखिए, पहली नज़र में ये एक नौटंकी लग सकती है, लेकिन इसके पीछे की रणनीति को समझिए। सरकार को लगातार योजनाओं की जानकारी वाले वीडियो बनाने होते हैं। सही बात है। एक AI एंकर का मतलब है कि आप बिना किसी स्टूडियो, बिना किसी तामझाम के बहुत तेजी से 24 घंटे कई भाषाओं में जानकारी तैयार कर सकती हैं। ये गवर्नेंस को आधुनिक और तेज बनाने का एक छोटा लेकिन दिलचस्प प्रयोग है, जो दिखाता है कि सरकार नए जमाने के तरीकों को अपनाने से हिचक नहीं रही है। इसी तरह बिहार हेरिटेज ट्री ऐप भी है, जो राज्य के 100 साल से ज्यादा पुराने पेड़ों को सहेजने का एक प्रयास है। मतलब परंपरा और तकनीक का मेल। बिल्कुल। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो तस्वीर क्या बनती है? बिहार का 2026-27 का बजट एक ऐसी गाड़ी की तरह है जिसका लक्ष्य बहुत दूर का है, जिसके पास ईंधन सीमित है, लेकिन ड्राइवर बहुत सावधानी और अनुशासन से गाड़ी चला रहा है। दिशा 7 निश्चित 3 से तय हो रही है और जोर शिक्षा, स्वास्थ्य और ग्रामीण विकास जैसे सामाजिक क्षेत्रों पर है। बिल्कुल, इसका सार यही है। लेकिन जैसा हमने शुरू में बात की थी, इस कहानी का जो केंद्रीय तनाव है वो वही 65 और 35 का आंकड़ा है। हाँ। कुल खर्च का लगभग 2/3 हिस्सा तनख्वाह, पेंशन और ब्याज जैसी प्रतिबद्ध देनदारियों में जाता है। विकास की नई इबारत लिखने के लिए सिर्फ 35% हिस्सा ही बचता है। ऐसे में प्रति व्यक्ति आय दोगुनी करने और 1 करोड़ नौकरियों के सृजन जैसे विशाल लक्ष्य सिर्फ सरकारी खर्च के दम पर हासिल नहीं किए जा सकते। नहीं की जा सकता। इसके लिए निजी निवेश को आकर्षित करना ही एकमात्र रास्ता है,
और बजट उसी रास्ते को बनाने की एक कोशिश करता है। और यही बात एक जरूरी सवाल की ओर ले जाती है जिस पर हम अपने श्रोताओं को सोचने के लिए छोड़ना चाहेंगे। बजट में 2030 तक प्रति व्यक्ति आय दोगुनी करने और 1 करोड़ नौकरियां पैदा करने का एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा गया है। हमने देखा कि बजट का 65% हिस्सा तयशुदा खर्चों में जाता है और विकास के लिए सिर्फ 35% ही बचता है। ऐसे में इन आसमान छूते लक्ष्यों को जमीन पर हकीकत में बदलने के लिए सिर्फ सरकारी कोशिशों के अलावा किस तरह के निजी निवेश, किस तरह के जमीनी सुधार और किस तरह की नीतिगत रफ्तार की जरूरत होगी।